दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी टेलर पे। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कल की सीरीज़ के अगले एपिसोड को। तो चलते हैं कहानी की तरफ। भैया भैया, जब उसने आंखें खोली तो वह हल्की फुसफुसाहट के स्वर सुन सकता था। एक सफ़ेद रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी और कुछ देर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर धीरे धीरे स्पष्ट दिखने लगा। उसने दुरक्ति को अपने पर झुकते देखा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही थी। भैया, ओह हाँ, काली ने गहरी सांस ली। वह खड़ा नहीं हो सका, वह वहीं जड़ गया। क्षमा करना, ये दुरुक्ति ने उसे खड़े होने में मदद की और काली ने देखा कि कक्ष में 2 सिपाही और थे जो उसके लिए चिंतित जान पड़ते थे। उसने हाथ में संकेत किया और वे झट से बाहर हो गए। वह एक बार और लड़खड़ाया और पलंग पर बैठ गया। तुम बेसुध कैसे हो गए थे? काली ने सिर हिलाया। उसे कुछ पता नहीं था। वह लगातार खांस रहा था और उसी तरह खांसते खांसते बेहोश हो गया। क्योंकि तुम्हारी वजह से ही परिषद सभा आरंभ नहीं हो पाई। काली ने दुरक्ति की ओर देखा। जब उसने उसे जलते हुए ग्राम से बचाया था तो वह कितनी छोटी थी। एक छोकरा नवजात कन्या को बाहों में लपेटे भाग रहा है। यह दृश्य अक्सर उसे आज भी आतंकित करता था। उसने इतना भयंकर नजारा देखा था कि वह उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता था। अब वह बड़ी होकर कितनी सुंदर और गरिमामयी हो गई थी। उसका दिल सोने का था। उसके बाल घुटनों तक आते थे जिन्हें वह चोटी में गूंथे रखती थी। उसकी आंखें काली की तरह सुनहरी थी। केवल उनके कबीले में ही यह अनुवांशिक गुण पाया जाता था। शुक्रिया। तुम बीमार दिखाई दे रहे हो। शायद तबीयत अच्छी नहीं है। मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। फेफड़े भी ठीक नहीं लग रहे। दुरक्ति उसके पास बैठी और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। उसने उसकी नब्ज देखी। यह तेज चल रही है। हाँ, मुझे चलना चाहिए। दुरक्ति ने हामी भरी। अपना ध्यान रखना भाई, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। उसने भाई का गाल चूमा और चली गई। वह तांबे की मांझी हुई पट्टी के पास गया और अपना प्रतिबिंब देखने लगा और फिर उसने कपड़े पहनने आरंभ किए। उसके पास कोई तलवार नहीं थी क्योंकि उसे शस्त्रों से घृणा थी। वह अक्सर सोचता था कि तलवार उसके हिसाब से बहुत हिंसक थी। वह तैयार होकर कक्ष से निकला और सभा कक्ष की ओर चल दिया। वह राजगढ़ के वन में प्रमुख चक्रव्यूह में पहुंचा। उसने प्रशासनिक प्रांत पार किया और उस तल्ले से सीढ़ियों तक पहुंच गया जो एक मंच तक ले जाती थी। दीवारें चिकने पत्थर की बनी थी, मजबूत और गहरी। वह इतनी ऊंची थी कि आकाश से बातें करती दिखाई देती थी। वहां तैनात सिपाही गिद्धों जैसे थे, सबको घूरते हुए अपने अस्त्र शस्त्र लिए अजय बने खड़े थे। इलावृति के अन्य नगरों की तरह इंद्रगढ़ में ऊंचे छत या भवन नहीं थे, परंतु उनमें से अधिकतर खुले में थे जहां आकाश अपना ही जादू रचता था। उसने कक्ष में प्रवेश किया जो स्वयं एक खुले हुए प्रांगण में था। 4 विशाल वृक्षों के बीच एक बड़ी सी गोल मेज रखी थी और वहीं कांसे के राज सिंहासन भी रखे गए थे। काली राजा वेदांत को अपने 2 रक्षक सैनिकों के साथ बैठा देख सकता था, जबकि कुबेर, रक्तप और वसुकी काली की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे दोस्तों, देरी के लिए माफी चाहूंगा। कम से कम आज के इतने अहम दिन तो इतनी देर नहीं होना चाहिए था तुम्हें। वसुकी ने शिकायत की। सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही है। और उसकी आंखें सीधा दुरुक्ति पर गई जो धीरे से उस सिंहासन की ओर बढ़ रही थी जो महाराज काली का था। वह कोको और विकोको के पास जा खड़ी हुई जिन्होंने अपने गंदे रक्त में सने हुए कवच पहने हुए थे। काली ने अपने आसन पर बैठकर सबकी ओर देखा। हमें शुक्रिया करना चाहिए। तुम ही तय करो, जो भी हो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही तो हो रहा है यहाँ पे। वेदांत बड़बड़ाया। कोई अनादर करने पर उतारू है। कुबेर ने चुटकी ली। बेशक मैं ही हूं। मेरे लोग मुझसे नफरत करते हैं यार। वे मुझे कायर समझ रहे हैं और जल्दी ही वे तुम्हें स्वप्नदर्शी भी कहेंगे। वसुकी को शामिल करने से प्रशासन में बेहतर मंत्री शामिल होंगे जो पूर्वी और पश्चिमी हमलों से बचाव करेंगे। रक्तप के साथ होने से सेना मजबूत होगी और कुबेर के साथ व्यापार बढ़ोतरी होगी। यह 10 गुना हो जाएगा। अभी भले ही यह सब शाप लग रहा हो, परंतु यह सब इस राज्य की भलाई के लिए ही हो रहा है। कुबेर ने हामी भरी। जी महाराज, आपको मेरा पूरा सहयोग रहेगा। वेदांत ने गुस्से में आकर दांत पीसे। काली ने विकोको की ओर देखा तो वह राजाज्ञा ले आया और उसे मेज पर रख दिया। हमारे कानूनी सलाहकारों ने मिलकर इंद्रगढ़ का संधि पत्र तैयार किया है। अब इस पर हस्ताक्षर करके इसे साक्षर रूप देने का समय आ गया है। दक्षिणी मेरा उपहास करेंगे। वह अब भी दांत पीस रहा था। दक्षिणी दक्षिण के राजा थे, जिस तरह उदया इलावृति के उत्तरी राजा थे। उदया इंद्रगढ़ जैसे नगरों का नियंत्रण करते थे
और अब काली ने सब कुछ विजय कर उत्तर से भी गठबंधन कर लिए थे। दक्षिणी मेरी समस्या नहीं है। उनके पास अपनी नौसेना है और एलम से निजी संबंध है। वह संपन्नता के उस द्वीप की बात कर रहा था जहां राक्षसों की आबादी थी। गहरे रंग के साक्षर योद्धा, वे हमारी समस्या नहीं है। बिल्कुल ठीक, रक्तप ने कहा। इस नगर के वासियों और अन्य लोगों को इस नए जीवन का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। एक ऐसा जीवन जिसमें लोगों को उनकी जातीय स्तर से परे सम्मानित नागरिक के रूप में समान माना जाएगा। काली ने कहा, रक्तप महाराज, मुझे अग्निगढ़ में आपकी आवश्यकता होगी। वहां एक छोटा मोटा उपद्रव हो रहा है जिसे दबाना जरूरी है। आप वहीं जाकर राजा सम्राट के साथ हालात पर काबू पा लें। जैसा आप कहें महाराज काली। रक्तप ने अपने तीखे दांत की नुमाई करते हुए मुस्कान दी। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? वेदांत के सिवा सबने सहमति दी। जो अब बेमन से कुछ बुदबुदा रहा था, काली मेज के पास गया, अपनी मोरपंख स्याही में डुबोकर अपना नाम लिख दिया। कुबेर और फिर रक्तप ने भी यही किया और फिर वासुकी और अंत में हठी वेदांत की बारी आई। अंत में जब एक बार यह हो गया तो काली ने वह दस्तावेज कोको को दे दिए ताकि उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए। अब से हमारी योजना यही होगी कि हम नए दुर्गों का निर्माण करेंगे जिसके लिए हमें राजा वेदांत के श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कुबेर सड़क के बाजारों को संभालेंगे। यह सुनकर कुबेर ने विनम्रता से गर्दन झुका दी। काली ने आगे कहा, रंगमंच, विविध गतिविधियां और शास्त्रागार का काम वेदांत के आदमी देखेंगे। तक्षक से कहो राज्य की निजी सेना का भार संभाले। मेरे सेनापतियों का क्या होगा? मानव राजा ने हैरानी से पूछा। राजा वेदांत, सच कहें तो हमें नहीं लगता कि वे किसी योग्य हैं। वेदांत ने आंखें नचाई। गांवों का क्या करना है? क्या हम कर समाप्त कर रहे हैं? राजकोष लगभग खाली है और कुबेर की ओर से कोष को भरने के लिए वचन में विलंब हो रहा है क्योंकि यातायात में कुछ परेशानी आ रही है। हमें अस्थायी रूप से कुछ समय तक व्यवस्था लागू करनी ही पड़ेगी। किसान इंद्रगढ़ की आधारशिला है। अतिरिक्त करों से उन पर अतिरिक्त भार आएगा। वेदांत ने विरोध किया। काली ने उसे कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, महाराज, मुझे परवाह नहीं है। मुझे राज्य चलाने के लिए धन चाहिए, खास तौर पर तब जब हमें अपने लिए सशस्त्र दुर्गों का निर्माण करना है। कुबेर ने कहा, वे ठीक कह रहे हैं, पर कौन किस्मत वाला इसे संभालने जा रहा है? तुम तो नहीं। वासुकी ने दांत निपोरे। कुबेर के माथे पर सलवट आ गई। काली जानता था कि दोनों कबीलों के बीच थोड़ा बैर था। उसने सही वक्त का इंतजार किया और एक रणनीतिपरक घोषणा की जिससे बात संभल गई। मेरी बहन दुर्गति इन मामलों को संभालने में निपुण है। वह जरूरत पड़ने पर नियम लागू कर सकती है। तब मैं क्या करूंगा? वेदांत ने झट से कहा। काली ने मेज पर बिखरे कागजों पर नजर दौड़ाई। फिर उसने एक कागज खींचते हुए कहा, तुम तो सबसे अहम काम करोगे। तुम सारे नगर में अपने रथ पर भ्रमण करोगे और अपने लोगों को बताओगे कि हमारे साथ गठबंधन करना तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहा और किस तरह इंद्रगढ़ को आने वाले समय में विकास करने का अवसर मिलेगा। तुम्हारा मतलब है कि मुझे झूठ बोलना होगा? यह बात को देखने का एक तरीका है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो तुम अपनी प्रजा के मन में विश्वास जगा सकोगे कि हमने तुम्हें पराजित नहीं किया, जो कि तुम वास्तव में हुए थे। तुम हमारे साथ काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उनकी भलाई की चिंता है। तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम अब भी उनके साथ हो और उनके राजा हो। तुम उनके आने वाले कल को देख सकते हो। तुम ये ध्यान रखोगे कि वे तुमसे घृणा ना करें। जब तुम उनसे यह सब अच्छी बातें कहोगे तो वह सबके हित में होगा। वेदांत गुस्से में आग बबूला हो गया और उसकी आंखें लाल हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने मुट्ठी भींची और खोल दी, जिसे देखकर काली मुस्कुराया। काली को अपनी छाती में जलन सी होने लगी, जिसे उसने उपेक्षित किया। सभा समाप्त होने तक उसे मुस्कुराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। मैं राजगढ़ के अंदर और बाहर प्रजावासियों के लिए एक दावत का आयोजन करने जा रहा हूँ, जहाँ वे प्रत्येक व्यक्ति चांदी के एक सिक्के की कीमत पर भोज का आनंद ले सकेंगे। ये अच्छा रहेगा। वह रुका क्योंकि छाती का दर्द बढ़ने लगा था। हमारे आने वाले सुनहरे कल के लिए ये बहुत महत्व रखता है। सभी ने सम्मिलित स्वर में कहा, जय हो। केवल एक व्यक्ति चुप रहा। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।